पीछे 100 साल से बिहार में बाढ़ आ रहा है, अगले 100 साल तक बिहार में बाढ़ आएगा। रोड एक्सीडेंट में हमारे यहाँ 58,000 लोग हर साल मर जा रहे हैं। बिहार में एक जिला है आरा, भोजपुर, और भोजपुर जिला के अंतर्गत गांव आता है चौनिया। वहां भी आया था बाढ़ और पूरी एक गांव बिल्कुल मतलब गांव पूरा तहस नहस हो गया। तहस नहस इन द सेंस सबकी गांव पूरा बह गया गंगा नदी में। लोग देखते रहे तमाशा बन करके, कोई कुछ नहीं कर पाया। ऑफिशियली जो है वो 9,500 लोग उसमें मर गए थे, और जो अनऑफिशियल डेटा है वो कोई 30,000 लोगों के मरने का ढंग का काठमांडू टाइप का यहाँ हो गया ना। जिस दिन सब सीख लेंगे तो बस उसी दिन अभी बात हो रही कि रिस्पॉन्डर मिलेगा, रोने वाला नहीं मिलेगा। आपदा प्रबंधन का सबसे बेहतर जो तरीका उड़ीसा का सबसे अच्छा है। शहर में भूकंप आ गया है, हजारों लोग इंजर्ड हैं, तब आपको हॉस्पिटल खड़ा और चालू हालत में चाहिए। पीएमसीएच के बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें से एक बिल्डिंग एक बार के बारिश में धंस गई कि आपका कटोरा जो था वो नीचे से तो भरा हुआ है, अब अगला बार पानी आएगा तो कहाँ जाएगा। आप सोचिए कि एक दिन शुरू किए लिखना और आज के समय में अपने 8-10 किताबें लिख डाली। तो नेता कंबल बांटेंगे, समझ गए, आपको खाना देंगे तो अखबार में छपेगा। हमारे देश के जीडीपी का 2% आपदा के भेंट चढ़ जाता है। यहाँ बिहार में कहावत कहा जाता है कि बगल वाले से रिश्ता बचाए रखो, जब घर में आग लगेगा तो बगल वाले ही बुझाने आएंगे सबसे पहले, दूर वाले नहीं। जब कोसी का पानी पूर्णिया शहर में घुस जाए, एक पानी से मर रहे हैं, पानी बिना मर, पानी बिना की छत अपना चाचा से ऊपर होना चाहिए, बस ये क्राइटेरिया है गांव में। अब आया जब मैं जर्मन एम्बेसी में नौकरी कर रहा था तो जर्मन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर सेफ्टी। स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? केवल आपका पर्सनल नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है। तो कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया डिसास्टर मैनेजमेंट है। आज हम बैठे हैं दिल्ली में आपदा प्रबंधन के एक ऐसे अधिकारी के पास जो बिहार से चलकर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट और इतने बड़े बड़े कार्य किए जिनका कोई गणना और सीमा नहीं है। देश विदेश के स्तरों पर समय समय पर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और बेसिकली आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जैसा कि हम पिछले विगत महीनों में देखें बिहार में किस तरह से बाढ़ आपदा बिहार के जनता को बर्बाद कर रहा था। गांव के गांव बह रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। उसके बाद हम पुराने आपदा से जो कहानियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। कहानियां नहीं, जो घटनाएं हैं, क्या योगदान होता है एक समाज के सामाजिक लोगों का, और किस तरह से भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जितने भी जवान से लेकर के अधिकारी होते हैं उनका क्या रोल होता है, दोनों में समन्वय कैसा होता है, दोनों में तालमेल कैसे बनती है, और बाद में किस तरह से उस आपदा से निजात पाया जाता है। नमस्कार, मैं अनीश कुमार तिवारी और आज हम बात करेंगे डॉक्टर नकुल तरुण सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। और हम जानते हैं कि हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि हम ऐसे अधिकारी के पास बैठे हैं जिनका लिखा हुआ किताब, आज का जो दौर है वो एआई का दौर है। अगर आप एआई पे भी सर्च करेंगे मैनेजमेंट डिजास्टर का सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है, तो सर का लिखा हुआ ही पुस्तक एआई भी रेकमेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सर, कैसा रहा सफ़र आप बिहार से चल करके भारत के स्तर पर आकर के एक देश स्तर पर आप इस तरह से देश सेवा किए, बाद में आपने वीआरएस ले ली और वीआरएस लेके फिर आप पुनः एक टीम बनाई और आज के समय में आप लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं आपदा के क्षेत्र में। तो हम जानना चाहेंगे सर कि मूलतः आपदा होता क्या है, जिस पे कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मूलतः हम गांव से आते हैं और गांव में हम देखें कि बिना किसी जांच पड़ताल के मकान बना दिया जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अनअवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि बिना जांच पड़ताल के ही घर बना दिए। घर बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि घर का प्लिंथ जो है कितना ऊंचा बनाना है पता ही नहीं है। देखते चाचा ने कितना बनाया उसे थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, क्योंकि छत अपना चाचा से ऊपर होना चाहिए, बस ये क्राइटेरिया है गांव में। लेकिन ये गलत है। होना ये चाहिए कि आप पता कीजिए आपके गांव में ऑलरेडी ब्लॉक में जो
वहाँ के तहसीलदार हैं, उनको पता होता है वहाँ का फ्लड लेवल। तो आपका घर, आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, सड़क, वो सब कुछ फ्लड लेवल से ऊपर होना चाहिए, तो उसमें पानी नहीं भरेगा। लेकिन जानकारी के अभाव में आप घर जो है, स्कूल, अस्पताल, सड़कें आप फ्लड लेवल के नीचे बना देते हैं, जिसके वजह से उसमें पानी भर जाता है। और एक बार आपके बिल्डिंग में पानी भर गया तो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। हर बार, हर साल वो कम होता जाएगा, हर साल वो कम होता जाएगा। एक उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपका एक बिल्डिंग है जिसका कि लाइफ 100 साल होना चाहिए, 10 बार बिल्डिंग में अगर आपका पानी भर गया तो 40-50 साल में ही घर गिर जाएगा। तो इतना बड़ा नुकसान होता है। ये मूलतः केवल आपका पर्सनल नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि बिहार में आपसे जब बातें हो रही थी और हमने जब आपको देखा, तो आपके प्रोफाइल में हमने पाया कि आप स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ और आप सब लोग भी एग्री होंगे कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, है ना, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हैं, चाहे टीचर है, चाहे बिजनेसमैन है, इवन हमारा ड्राइवर, मालिक, सब स्कूल से हो करके आता है। तो आइडिया ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 1947 में 2047 में हमारा देश विकसित भारत होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आज ऑलरेडी 25 है ना, तो 47 में मतलब 20-22 साल बाद कौन लोग होंगे डिसीजन टेकिंग पोजीशन पे? यही स्कूल के बच्चे। तो क्यों नहीं इनको अभी से ही स्कूल में ही डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताना शुरू किया जाए, जिससे कि जो जब कोई भी ये डिसीजन ले तो उसमें डिसास्टर को, आपदा को ध्यान में रख करके ले। एक उदाहरण समझिए आप कि हर साल हमारे देश के जीडीपी का 2% आपदा के भेंट चढ़ जाता है। जान का जो नुकसान हो रहा है वो अलग से हो रहा है ना, उसका तो कोई मतलब फिनांस में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ का वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। तो वो तो जा रहा है, वो अनकाउंटेबल है। मैं उस लॉस की बात कर रहा हूँ जो काउंटेबल है। हमारे जीडीपी का 2% कितना बड़ा अमाउंट होता है, आप ये देखिए। तो आइडिया ये है कि अगर यही बच्चे सब डिसास्टर मैनेजमेंट पे तैयार हो जाएंगे, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे, मतलब रिस्क को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, हमारा समाज जो सुरक्षित होने लगेगा, तो जो 2% हमारा हर साल नुकसान हो रहा है उसे हम बचा पाएंगे। तो शायद हम जो कह रहे हैं अभी कि 2047 में हमारा देश विकसित होगा, शायद 37 में ही हो जाए, क्योंकि आपका नुकसान कम होएगा तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होएगा। ये आइडिया है स्कूलों पे फोकस करने का। मतलब प्राइमरी बच्चों को इसके अवेयर करा दिया जाए इस विषय को लेकर के, हाँ, कि आपको कैसे इससे लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप देखो ना, एक बच्चे को गांव में, आप लोग देखें या कहीं भी गांव में एक घर में सांप भी निकल जाए तो बच्चा उससे चप्पल से, झाड़ू से, डंडा से लड़ लेता है। लेकिन एक फायर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि वो अवेयर नहीं है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जो इन्वॉल्व होएगा तो मैनेज करेगा, उससे लड़ लेगा। हर आग शुरू में छोटा होता है, वो एक बोतल पानी से बुझ जाएगा। पर क्या है, हम आग लगी तो हम लोग क्या करते, पहले 101 पे फोन करके फायर वाले को बुलाएंगे। जब तक वो फायर वाला आएगा तब तक आग जवान हो चुकी होगी, फिर उससे भी नहीं बुझेगा, है ना। लेकिन अगर हम सब लोग ट्रेंड हो बेसिक फायर फाइटिंग में, तो शायद जो प्राइमरी आग है उसे हम ही बुझा लेंगे। और अगर हमारी कम्युनिटी अवेयर हो कि छोटे मोटे आग को कैसे बुझाना है, तो जो 100 कॉल जाता है फायर वालों के लिए, हो सकता है कि केवल 10 ही कॉल जाए। सर, जब प्राकृतिक आपदा आती है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जब जाती है वहां बचाने के लिए, तो वहाँ जो लोकल लोग होते हैं जो कि पैनिक रहते हैं, जो कि आक्रोशित रहते हैं सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ कि क्यों ऐसा हुआ, वो प्रकृति को न ध्यान में रखते हुए वो लड़ने पे आ जाते हैं। तो आप लोग कैसे इस चीज को समन्वय बनाते हैं वहाँ के लोकल लोगों में और अपनी टीम में, ताकि कार्य अच्छे ढंग से हो सके? देखिए, बेसिकली ये बात सही है कि कुछ साइटों पे ऐसा देखा गया है, खास करके जैसे फायर के केस में, जब कहीं आग लगता है
तो जब फायर टेंडर वहाँ पे पहुँचती है तो गांव वाले कई बार भड़क जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि फायर वाले देर से आए हैं, इनको और जल्दी आना चाहिए था, जिसके चलते वो भड़क जाते हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बारे में बड़े आपदा में उनको पता है कि ये टीम बहुत दूर से आ रही है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगभग बहुत ही कम होता है। कई बार हो भी सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लोग या हम लोग इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि हम लोग उनसे बात करके, मतलब कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल। हम उनसे बात करके उनको समझा करके कि देखिए, लेट से कि भाई फायर वाले भी आए तो हम उन्हें, भाई ट्रैफिक का कोई क्या कर सकता है ना, रोड पे ट्रैफिक है, आप भी फंस सकते, कोई भी फंस सकता है। अदरवाइज चाहे कोई भी रिस्पॉन्डर है, जिसे आपने कहा कि वो डिसास्टर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ चाहे फायर टेंडर, ये सब डिसास्टर मैनेज नहीं करते, दे आर रिस्पॉन्डर। ये केवल रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आपदा आने के बाद ये आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, आग लग गई बुझाने के लिए आते हैं, बाढ़ आ गई आपको बचाने के लिए आते हैं, अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर गई आपको मलबे से निकालने के लिए आते हैं। तो उसमें पहले कम्युनिटी बहुत ही डिप्राइव्ड रहती है, कम्युनिटी जो सफर कर रही होती है, तो उन्हें उल्टा ये लगता है कि हमारे भगवान आ गए। वो लड़ने के बजाय, हाँ, वो लड़ने के बजाय उल्टा वो आपको असिस्ट करते हैं। और जो इस तरह के रिस्पॉन्डर है हमारे, वो भी काफी ट्रेंड होते हैं कि कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज किया जाए, और बहुत अच्छे से, जैसे उन्हें आइडिया है कि ये जो गांव वाले लोग हैं वो हमारे किस काम में हेल्प कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मलबा उठाना है ना, तो बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू उनको नहीं करने देंगे, लेकिन ये है कि मलबा उठाने के लिए चलो ठीक है, उनको पता है कि हाथ अगर 100 गांव वाले मिलकर लग जाएंगे तो ये मलबा यहाँ से 500 मीटर दूर तक वो शिफ्ट कर सकते हैं, आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। तो उल्टा हमारे जो लोग हैं उसी कम्युनिटी को मोबिलाइज करके बड़ा जो हरकुलियन टास्क है, मलबा हटाना, बड़े बड़े स्लैब को खिसकाना, ये गांव वालों की मदद से हो जाता है, कम्युनिटी की हेल्प से हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लोग और हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब गांव वाले अगर मिल के साथ में काम करते हैं तो और अच्छे से और आसानी से कार्य हो जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि जो मेरा अनुभव है 25 साल का, कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट इसे बोलते हैं, कि एक ऐसा डिसास्टर मैनेजमेंट जो कम्युनिटी वाला करे, मतलब जहां आप रहते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, अगर वो कम्युनिटी डिसास्टर मैनेज करने लगे, उससे बढ़िया डिसास्टर मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डिसास्टर में जो सबसे क्रूशियल चीज है वो है टाइम। आप एक एग्जांपल लीजिए कि कहीं पे फायर हो गया या कोई भूकंप आया कहीं पे, या फ्लड हो गया। अब आपने एनडीआरएफ एसडीआरएफ को, तो रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि वो पवन सुत हनुमान तो है नहीं कि उड़ के आ जाएगा, उसके आने में टाइम लगेगा, इसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अब वो जितना देर तक आएंगे बाहर से रिस्पॉन्डिंग एजेंसी, उतने देर में ही बहुत सारी कैजुअलिटी हो चुकी होती है। लेकिन कम्युनिटी को आने में टाइम नहीं लगता, कम्युनिटी जो है वहीं आपके आसपास ही है। अगर वो ट्रेंड हो बेसिक, अगर उसे बेसिक ट्रेनिंग हो, तो वो क्या है, लगभग सारी जानें बचा देगा। ठीक है, आपके प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं बचा सकता, नहीं रोक सकता, वो बाढ़ को नहीं रोक सकता, लेकिन आपको निकाल करके ऊंचे जगह पे तो ले ही जा सकता है। तो कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया डिसास्टर मैनेजमेंट है, और इसी को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। सर, हमारे यहाँ बिहार में कहावत कहा जाता है कि बगल वाले से रिश्ता बचाए रखो, जब घर में आग लगेगा तो बगल वाले ही बुझाने आएंगे सबसे पहले, दूर वाले नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। आप देखिए, मैं और भी इसको आपके दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। आप ऐसे मानिए कि आपको हार्ट अटैक आ गया, तो टाइम बहुत कम है आपके पास, है ना। अब उस समय आपको सीपीआर की जरूरत है। एक डेटा के अनुसार अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो उसमें से 60 लोग को सीपीआर दे के बचाया जा सकता है, जो कि फ्री में अवेलेबल है जी। अगर आप मतलब केवल 10 मिनट के ट्रेनिंग में आप सीपीआर देने लगेंगे, तो आप सोचिए कितना। और कौन देगा? आपका पड़ोसी ही देगा सीपीआर। आप खुद भी नहीं दे सकते, आप अपने आप को भी सीपीआर नहीं दे सकते, आपका पड़ोसी ही देगा। पड़ोसी मतलब आसपास वाले, है ना। तो आप उनके काम आइए, वो आपके काम आए, दोनों का जान बचेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं है। सर, कब ख्याल आया कि ये चीजें समाज में बतानी चाहिए और इससे निपटने की जो कला है
जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो बच्चों को देनी चाहिए। आपके दिमाग में कब ख्याल आया? ये ख्याल मुझे तब आया जब मैं जर्मन एम्बेसी में नौकरी कर रहा था। तो जर्मन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर सेफ्टी। हम्म, तो उस समय मुझे ये लगने लगा ये कोई 2004 या 3 के आसपास की बात है। ये बाई चांस कहिए, डेस्टिनी ही कहिए कि वो रिपोर्ट मुझे ही बनाना होता था। हम्म, तो मुझे लगा यार बताओ, ये लोग इतने कंसर्न हैं हम्म, जर्मनी में बैठ करके हम्म, अपने लोगों की सेफ्टी का। उनके इंडिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस है चाणक्यपुरी, हम्म, वहाँ पे उनके लोग हैं और गिनती के 10-12 लोग हैं। उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ से एक आदमी चिंतित है वो कि भाई वो सुरक्षित है कि नहीं है, उनके आसपास क्या क्या हजार्ड है, उनके आसपास क्या क्या पॉल्यूशन है, राइट। उसका चिंता यहाँ से कोई 8-9 हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी कर रहा है। तो मुझे लगा बताइए, सर हम लोग मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपने लोगों के बारे में। थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे सर इसको। विस्तार से ये है कि मैं जर्मन एम्बेसी में उस समय पोस्टेड था, मैं नौकरी करता था। जब CCS से आप जब जब मैं नौकरी ज्वाइन करी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो भी एक गवर्नमेंट में क्या है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी मिलती है। भले ही आप किसी पोस्ट पे ज्वाइन किए हो, डिपार्टमेंट आपको कोई भी काम पकड़ा सकता है। तो मुझे एक काम, मेरा ये एक काम ये भी था कि अपने ऑफिस का सेफ्टी ऑडिट करवाना। तो उस समय मैं यंग ऑफिसर होता था, मुझे बहुत ज़्यादा, तो एक यंग ऑफिसर को इतना ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है। ऑफिसर डम होता है, पर सही बात है प्रैक्टिकल ज्ञान इतना नहीं होता है। वो क्या करता है, पीछे का फाइल देखता है, आगे बढ़ता है। वो पीछे का फाइल जब देखा तो पता लगा, रे ये लोग इतने कंसर्न हैं कि अपने लोगों का सुरक्षा के लिए, बताइए, ये साल में 2 बार सेफ्टी ऑडिट करवाते हैं। इतना बढ़िया बिल्डिंग है, और जो चाणक्यपुरी दिल्ली का जो एरिया है वो आप देखेंगे तो आपको देख के ही लगेगा कि इतना मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है वो। वहाँ पे आप बिल्कुल पुलिस घेर के खड़ी रहती है, गेट पे बैरियर लगा हुआ है, पहले से इतना सुरक्षित जगह है। उसके बाद भी वो कंसर्न है कि अच्छा वहाँ पे पॉल्यूशन तो नहीं है। वहाँ जर्मन के जो लोग हैं उनके लिए, हाँ, वो उनके लिए बड़े कंसर्न होते थे वो लोग। तो वहां से मुझे लगने लगा कि अच्छा ये बहुत, इसका मतलब बहुत जरूरी चीज है। और तब डीएम एक्ट भी नहीं आया था हमारे देश में, आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो तो 2005 में आया। तो तभी मुझे लगने लगा कि इसका मतलब ये बहुत ही जरूरी चीज है। और बताइए, ये लोग एक एक जिंदगी के लिए इतना परेशान है, और हमारे यहाँ मतलब करोड़ों लोग जो है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाढ़ में क्या 400 लोग मर गए, वो क्या हुआ है, एक रोड एक्सीडेंट में हमारे यहाँ 58,000 लोग हर साल मर जा रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं है। तो मुझे लगा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, इसी में काम करना चाहिए। और फिर एक डेस्टिनी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक दिन एक लेटर आया हमारे ऑफिस में कि जी डीएम एक्ट, डीएम में मास्टर डिग्री करवा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जो करना चाहते हैं वो इनरोल करें, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, तो मास्टर डिग्री करवा रहे थे। हमारे बॉस थे, वो बोले यार तुम ही यंग हो, तुम ही कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उस समय हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग, आईपीएस और कमांडेंट, ब्रिगेडियर, वो 55 लोगों का बहुत ही बढ़िया बैच था, जो लोग मास्टर डिग्री करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। हर डिपार्टमेंट के लोग थे। हाँ, हर आर्मी से, जल बोर्ड से, फायर से। उस समय के दिल्ली के फायर डायरेक्टर, उनके CFO, सभी लोग थे उसमें। कितने लोगों की टीम थी? 55 लोग 55 थे। हाँ, और सब वेल प्लेस्ड, काफी सीनियर, मतलब सुपर सीनियर टाइप के लोग थे। हाँ, आप यंग थे उसमें। हाँ, मैं तो बच्चा होता था, है ना। तो अब ये कहिए, कोई डेस्टिनी भी एक चीज होती है जो इंसान को ले जाता है। और उनके साथ 2 साल पढ़ने का मुझे मौका मिला, डिसास्टर मैनेजमेंट। फिर जो कॉलेज कौन सी थी सर? ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट करके उनके यहाँ डिपार्टमेंट है, वही ये करा रहे थे। और फिर वहीं से मुझे चीज़ समझ में आना शुरू हुआ कि ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इसी पे काम करना चाहिए। और वो फिर ऐसा इंटरेस्ट जागा कि मैं इसी में, अब देखे मैं यही काम कर रहा हूँ। हाँ सर, बुक लिखने की आपकी जर्नी क्या रही? क्या सोचे कि एक दिन शुरू किए लिखना और आज के समय में आपने 8-10 किताबें लिख डाली?
देखिए, तो ये कोई प्लान्ड नहीं था, बस ये था कि जब हम लोग, जब खुद भी मैं पढ़ रहा था हम्म, तो हमें भी कोई ना कोई तो पढ़ा ही रहा था। हम्म, तो टेक्स्ट की बड़ी कमी थी, टेक्स्ट बुक डिसास्टर मैनेजमेंट में है ही नहीं, हम्म, अभी भी नहीं है। हम्म, न, और जो थोड़े मोड़े हैं भी वो इतने मतलब महंगे हैं और इतने कहिए कि असेसेबल नहीं है लोगों के लिए। हम्म, और लोगों को बेसिक डिसास्टर मैनेजमेंट की किताब चाहिए जो कि बच्चा पढ़े। तो हम लोग पीपीटी से पढ़ते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर करके। और पीपीटी में क्या होता है, केवल लाइन बाई लाइन लिखा हुआ, जो जो हमारे प्रोफेसर बाहर से आते थे पढ़ाने के लिए वो हम्म, पीपीटी दे जाते थे, उससे हम हम्म, लोग पढ़ते थे। हम्म, तो ये 2005 से 7 की बात है कि हमें ऐसा लगता था कि इसके लिए किताब होना चाहिए, हम्म, पर किताबें बाजार में थी ही नहीं। हम्म, हम लोग खरीदने की, क्योंकि हम लोग सब लोग वर्किंग थे, हम लोग के पास पैसा की कमी नहीं था उस समय, हम्म, सभी के पास सबको अच्छा तनख्वाह था। हम्म, लेकिन उसके बाद भी बाजार में किताबें थी नहीं। तो हमें लगा कि धीरे धीरे करके टेक्स्ट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि लोग कम से कम जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए वो तो पढ़ें। हम्म, तो पहले एक एक चैप्टर लिखना शुरू किए, हम्म, कुछ बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए अलग हम्म, अलग डिसास्टर हम्म, पे। जैसे कि चलिए कोसी, प्राकृतिक हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोसी फ्लड है, हम्म, तो केवल उसका रिपोर्ट लिख दिए, हम्म, तो वो पब्लिश हुआ जनरल में। हम्म, फिर कभी चलो कि भाई कैसे बचाया जा सकता है, फ्लड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, हम्म, तो पेपर लिख दिया, वो पब्लिश हुआ किसी जर्नल में। हम्म, ऐसा भी बहुत सारा पब्लिश हुआ है। हम्म, फिर धीरे 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 जब, और क्योंकि हम लोग के लिए थोड़ा सा टाइम का बड़ा वो अभाव रहता है, हम्म, तो जो टीम बनी, तो टीम ने कहा सर लाओ इसको कंपोज कर देते हैं, हम्म, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग में इतने मास्टर नहीं होते हैं। हम्म, तो बच्चा टीम है, वो सब लोग फॉर्मेटिंग करके बुक बना दिए, मैंने कहा चलो इसको पब्लिश करवा देते हैं। हम्म, और जब पब्लिश करवाया तो लोग उसको पढ़ने लगे, सब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हम्म, गूगल बुक पे, ये सब इन्हीं बच्चों ने ही अपलोड किया है, जो हम्म, हमारी टीम है। हम्म, सब ट्रेनी जो आते हैं, देखे हैं आपकी टीम हाँ में सारे वही लोग, मैनेजर के साथ हाँ आपने कुछ दिन पहले सेलिब्रेट हाँ कुछ किया है आपने। हाँ, तो वही लोग सब उसको अपलोड करते रहते हैं। हम्म, और अब क्या है, ये एक एक बुक जो है वो 40-40 रुपए में, 42-42 रुपए में किंडल पे लोग डाउनलोड करके पढ़ते हैं। हम्म, अब देखिए कितना असेसेबल हो ऑनलाइन। गया, हाँ ऑनलाइन ही। हाँ, आजकल बुक खरीद के तो खरीदते हैं, बुक खरीदेगा तो ऐसा बुक पहुंचेगा आपके पास, हाँ, प्रिंटेड हार्ड बाउंड। हाँ, लेकिन अगर केवल किंडल सॉफ्ट वाला कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, हम्म, वो 40-40 रुपए में, 42-42 रुपए में लोग खरीद खरीद के पढ़ रहे हैं। तो कितना असेसेबल हो गया हम्म, है ना, कि किसी, क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है इतना ज़्यादा डिसास्टर मैनेजमेंट, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन किसी को इच्छा है कि मैं पढूं, हम्म, तो अपना वो सर्च किया हम्म, गूगल में, और जो उसमें आजकल जो जीपी चैट वैट है उसमें, हम्म, और आराम से वो पढ़ सकता है। हम्म, 40-50 रुपया में पूरा किताब पढ़ लेता है। तो आइडिया यही था कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक जो अपना एक्सपीरियंस है वो पहुंचाया जाए, इसलिए ये किताबें बन के तैयार हो गई अब। हम्म। सर जब आपसे बात हो रही थी हमारी कि आपसे ऐसे ऐसे बातचीत करना है हमें, जब तो हम बैठे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे प्रयागराज में। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे रूममेट भी जो है वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और यूपीएससी में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें हाँ आती हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, बोला कि आप जा रहे हैं तो सर से पूछिएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके वजह से आपदा बढ़ रही है, तो इसका समाधान क्या है, और क्या ये सच है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही आपदा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि अभी उत्तराखंड में ऐसी घटना घटी, 48 सेकेंड्स में सारा घर, वॉश आउट हो गया। कुछ नहीं बचा। जो लोग वीडियो बना रहे तो भी नहीं बच पाए, जहाँ हम लोगों ने देखा। तो देखिए इसे आपको और मतलब डिसास्टर जो है ना, हम्म, आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि फला चीज के चलते फला चीज हो गया, हम्म, मतलब ये एक चीज का इफेक्ट है ही नहीं। हम्म, ये डिसास्टर हम कभी भी, मतलब हजार्ड जो है, जिसे आप ऐसे समझिए कि फ्लड जो है वो डिसास्टर नहीं है, हम्म, मतलब जो एक टेक्निकल आदमी, अर्थक्वेक डिसास्टर नहीं है। हम्म, मतलब मैं ये कहूंगा तो आप कहेंगे "अरे, तो हम लोग तो अब तो यही पढ़ रहे थे कि भूकंप आपदा है और भूकंप फ्लड आपदा आपदा है, है"। हाँ, बाढ़ आपदा है। अब आप इसको ऐसे समझिए
कि फ्लड आया है ना गंगा में, और कितना पानी बह रहा है, कोई नहीं मर रहा है, तो आपदा कहाँ हुआ? भूकंप आए उधर रेगिस्तान में खाली जगह पे, खूब तेज से आए, कोई नहीं मरे, किसी का घर नहीं गिरा, तो आपदा कहाँ हुआ? आपदा नहीं हुआ। तो केवल वो हजार्ड है, मतलब एक खतरा है ना। आपदा कब हुआ? जब कोसी का पानी पूर्णिया शहर में घुस जाए, है ना, तब वो आपदा हुआ, 150 लोगों को मार दिया, तब आपदा हुआ वो। अब आपका सवाल ये है कि जी क्या जलवायु परिवर्तन से आपदा हो रही है? बढ़ रही वो है। एक फैक्टर है, जलवायु परिवर्तन भी एक फैक्टर है। जैसे अब आप इसको ऐसे समझे कि हमारी गवर्नमेंट चाहे पूरी दुनिया, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, है ना। अब उस डेवलपमेंट को आप समझेंगे तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हजार्ड, मतलब जितना आप डेवलपमेंट करेंगे उतना खतरा बढ़ते जाएगा। कैसे? आप हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, आप अपने बेसिक लैंग्वेज समझिए। अगर मान लीजिए आप 5 फ्लोर का घर बनाएंगे ही नहीं तो गिरेगा क्या? या उस पर से कूदेगा कोई कैसे? या उसमें कोई दबेगा कैसे? अभी समझ गए? कोई ब्रिज आप बनाएंगे नहीं तो कोलैप्स कैसे करेगा? आप रोड ही अच्छा नहीं बनाएंगे तो एक्सीडेंट कैसे होगा? तो इससे क्या पता लगा कि डेवलपमेंट जितना होएगा, है ना, डायरेक्टली तो आप हजार्ड क्रिएट कर रहे हैं, है ना, डिसास्टर नहीं कर रहे, आप हजार्ड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट वाले कि नहीं, आप डेवलपमेंट तो करिए, डेवलपमेंट बुरी बात नहीं है ना, पर विकास ऐसा मत करिए जो आफत बन जाए, विनाश, है ना, विनाश ले आए, ऐसा विकास मत कीजिए। तो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास। हाँ, सस्टेनेबल, है ना। अब सस्टेनेबल का हिंदी तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, मतलब उसके वजह से जो चीज आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो सस्टेन करे और आपके इकोलॉजी को हार्म नहीं करे। जैसे अब आपका क्वेश्चन का सवाल समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में ही एक वर्टिकल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। अब आप उद्योग लगाएंगे तो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होगा, कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होगा मतलब CO2 CO बनेगा, है ना, और दुनिया भर के गैसेस बनेंगे, क्लोरो फ्लोरो राम जाने दुनिया भर के गैसेस, है ना, क्षति पहुंचाएंगे। अब वो आपके इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाएंगे, अर्थ क्रस्ट आपका वार्म होएगा, तो इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग आपका और बढ़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग आपका और बढ़ेगा तो डिसास्टर का फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगा। डिसास्टर का जो फ्रिक्वेंसी है, पहले साल में एक होता था, 4 होते हैं, चारों सीजन में होते हैं, ठंड में भी हो जाएंगे, हाँ, गर्मी में भी। और केवल फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, उसकी मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हजार्ड कभी अकेले नहीं होता, जैसे भूकंप आया था भूकंप अकेले, लेकिन उस भूकंप के वजह से क्या होगा, आपकी कोई बैराज टूट जाएगा, है ना, कोई पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो जाएगा, आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, तो कई खतरे मिल जाएंगे। और जितने सारा खतरा एक में जुड़ेगा उतना ज्यादा डिसास्टर्स होएगा वो। तो ये है आपके सवाल का जवाब। सर, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल, कभी कोसी के इलाके में और कभी मगध के इलाके में, कभी गंगा के तट पे जो गांव बसे हुए हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, तो कभी कोसी के क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। सर, इससे बचाव का एक परमानेंट उपाय हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो इस पे क्या करना चाहिए बिहार सरकार को, या बिहार की जो भी आपदा प्रबंधन की टीम है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मतलब मैं ये कहूँगा कि बिहार का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई सीधा उसका हल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हल नहीं है, हल है। आपको कई लेवल पे काम करना पड़ेगा, जैसे इंजीनियरिंग में भी काम करना पड़ेगा, इकोलॉजिकल
पे भी काम करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी में भी काम करना पड़ेगा। क्यों बोले जी, डिप्लोमेसी में क्यों काम करेंगे? इसलिए कि जो बिहार का फ्लड है वो नेपाल से जनरेट होता है, तो नेपाल गवर्नमेंट को भी आपको साथ लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा कि होता ये है कि बिहार का एक अपना ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी है और मतलब वो अच्छाई भी है। जैसे आप पूरे भारत घूम जाइए, बिहार के जैसी प्लेन धरती आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, वो खेती करने के लिए किसानों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम डिसास्टर वालों के लिए बहुत बुरा है। होता क्या है कि नदी में अपना स्लोप होना चाहिए, अगर स्लोप स्टीपर होगा तो पानी जल्दी उतर जाएगा, मलबा भी, बड़े बड़े मलबा भी आएगा, वो भी साथ में बह के चला जाएगा। लेकिन कोसी के साथ ऐसा नहीं है, उधर से तो पहाड़ नेपाल से तो आता है वो, है ना। बिहार में आके वो प्लेन है, फ्लैट प्लेन है, वो जो मलबा लेके आता है वो बहता ही नहीं है, जम जाता है, वहीं पे ठहर जाएगा। अब समय से निकाला अब आप उसको निकालते नहीं हैं, है ना, क्योंकि रिवर ड्रेंचिंग बहुत ही महंगा काम है, बड़े बड़े मशीन लगा करके उसको करना होता है। वो ड्रेज उसको बोलते हैं, मतलब तलवे में खुदाई, ड्रेजिंग होता नहीं है। तो आप ऐसे समझे कि आपका कटोरा जो था वो नीचे से तो भरा हुआ है, अब अगला बार पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? वो बाहर ही तो जाएगा, बाहर में आपका गांव है तो आपका गांव डूबेगा। तो एक सवाल तो आप, मतलब एक पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि हमें उसकी ड्रेजिंग करनी चाहिए, है ना। दूसरा, नेपाल गवर्नमेंट के साथ आपको बात करना पड़ेगा कि भाई देखिए ये आता है, नेपाल छोटा सा कंट्री है, फिनेंशियली इतना रिच नहीं है, तो हमें क्या करना है, उनको असिस्ट करना चाहिए, पैसा दे करके एक साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके कि कहाँ कहाँ हम पानी को रोक सकते हैं। भाई आप ये देखिए कि पानी ही तो आ रहा है ऊपर से, तो उसे हम 10 जगह 20 जगह पे रोक सकते हैं। आप ऐसे समझे कि रोक करके वाटर बैंक क्रिएट कर सकते हैं, उस पानी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। मॉनसून के बाद उसे छोड़ सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा आप इंटरवेंशन ये कर सकते हैं कि आप ये देखिए, अगर बिहार की का ज्योग्राफी देखें तो गंगा एग्जैक्टली बीच में से बहती है, आधे जो जिला है वो गंगा किस तरफ है और आधा इस तरफ है। और मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जिस समय इस तरफ गंगा के नॉर्थ में फ्लड आया हुआ होता है, साइमल्टेनियसली उसी समय गंगा के इस तरफ नवादा, रजौली, गया, ये औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां सूखा पड़ रहा होता है। आपके सीएम है वहां डीजल बांट रहे होते हैं किसानों को कि भाई खेत धान पटाओ, धान पटाओ, धान पटाओ, है ना। तो एक ऑप्शन तो हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन हर साल आप अगर 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं फ्लड मैनेजमेंट, तो एक बार ठीक से कर करके उस पानी को क्या हम फ्लड अफेक्टेड एरिया से ड्राउट अफेक्टेड एरिया में नहीं ले जा सकते? बिल्कुल। और अगर सोचिए कि आप अगर ले गए तो उसका बेनिफिट देखिए, आपका पूरा साउथ बिहार जो आपका सूखा था, है ना, एक तो कितना नुकसान हो रहा है, फसल मर रहा है आपका, एक पानी से मर रहे हैं, पानी बिना मर रहे हैं। तो अगर आप उस जो एक्सेस वाटर है, भाई इतना पानी, भाई फ्लड का मतलब क्या हुआ कि आपके बर्तन से बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो कम से कम उस समय तो उस पानी को आप ले ही जा सकते हैं। ये बात सही है, जो बर्तन खाली है उसमें रख सकते हैं आप उस, भाई मैं ये भी मानता हूं कि साउथ बिहार जो है उसका लेवल जो है नॉर्थ बिहार से थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि वो उधर से दक्कन का पठार वाला एरिया आता है, तो ग्रेविटी से नहीं जाएगा, मतलब अपने आप नहीं जाएगा, तो फिर इंजीनियरिंग लगाइए, उसे ले जाइए। सर सरकार इस पे क्यों काम नहीं करती है? हमने 2 साल पहले इस बात को उठाया था, सॉरी 1 साल पहले, और हमने विधिवत इस पे आर्टिकल, हम समय समय पे पेपर में आर्टिकल लिखते रहते हैं सामाजिक बदलाव को लेकर के, जो हमें समझ में आता है इस उम्र में जितना। लेकिन सर घटना ऐसी हुई कि मैंने कुछ बातें जनता और सरकार के बीच में एक विरोधाभास में लिखा था कि जनता भी अपनी प्रतिनिधियों को बार बार चुनती है और उसे अपनी जो उसका दायित्व तो होना चाहिए प्रतिनिधि का वो पूरा नहीं करते, तो जनता फिर उन्हें चुनती है। हमने देखा था कोसी के क्षेत्र में कुछ ऐसे भी सांसद महोदय हैं जो विगत 10 सालों से हैं, कोई 15 सालों से हैं, तो हमें लगा कि इनको तो हट जाना चाहिए, भाई बाढ़ तो हर साल आ रही है। लेकिन इसका कोई
निष्कर्ष नहीं मिला। फिर मैंने जिस मीडिया से बात किया था उन्होंने भी इसे छापने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसको नहीं छाप सकते हैं। देखिए, मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ अनीस। क्या है कि डिसास्टर में जो रिस्पॉन्स होता है, हम्म रिलीफ है, वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम्म मतलब नेता कंबल बांटेंगे, हम्म समझ गए, आपको खाना देंगे तो हम्म अखबार में छपेगा, हम्म टीवी पे आएगा, हम्म। तो फिर वही करना चाहेगा ना कोई भी। इस वजह से इस पे कोई डीआरआर पे काम करेगा, हम्म है ना, हम्म तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको कोई नहीं पूछता, अखबार में भी नहीं छपेगा बेचारा वो। हम्म समझ गए। हम्म तो ये एक कारण है कि वो लाइमलाइट में नहीं आता जो डीआरआर पे काम करता है। मतलब आपदा आने से पहले वाले पार्ट में अगर आप काम करेंगे हम्म तो यू वॉन्ट बी नोटिस्ड, आपको नोटिस नहीं कोई करता। अदरवाइज कैमरा के सामने सब लोग कुछ करना चाहते हैं, जिसका नहीं भी शरीर में ताकत है, नहीं भी ज्ञान है, वो भी कुछ कराएगा जाके, कुछ नहीं तो 500 रुपया दान ही देकर के फोटो खिंचवाएगा जाकर के, है ना। सही तो एक कारण तो ये भी है, पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं होता कि डीआरआर पे काम करके रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसे ही प्रमोशन बेस्ड है, इलेक्शन बेस्ड है। हम्म लेकिन हल वही है कि जब तक आप कंप्रीहेंसिव स्टडी करके ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया, इस पे काम अगर नहीं होगा तो पीछे 100 साल से बिहार में बाढ़ आ रहा है, अगले 100 साल तक बिहार में बाढ़ आएगा। जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बांध बना करके और बंधा बना करके मैं गांव को बचा लूंगा, गांव को बचा लूंगा, एज ए डिसास्टर मैनेजर मैं आपको ये बताता हूं, पूरी दुनिया में जब कभी भी कोई बंधा बना है कभी ना कभी टूटा है वो। आज टूटे, 20 साल बाद टूटे। आपने अगर बहुत बढ़िया मटेरियल लगा करके बनाया है जो जनरली नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं, 30 साल बाद टूट जाएगा, वो बह जाएगा, बहेगा जरूर। और फिर उसके बगल में जो गांव रहेंगे वो भी बह जाएंगे। हाँ, वो तो बहेंगे, तभी तो आपदा आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट ही गलत है। कंसेप्ट ये होना चाहिए, क्रिएट अ रूम फॉर रिवर। भाई हमें पता है कोसी कहीं नहीं जा रही, कोसी यहीं रहने वाली है, तो उसके लिए आप नदी के लिए रास्ता बनाइए, आप कि नदियों को जोड़ दीजिए। आप कुछ भी कीजिए, नदियों को जोड़िए, तालाब क्रिएट करिए, लेकिन थंब रूल ये है कि जितना पानी आ रहा है उसको जाने का रास्ता बनाइए। फिर वो अपने रास्ते आएगा और निकल जाए। गंगा में इतना पानी आता है, जाता है, जा भाई। अगर आप पानी को रोक दीजिएगा, नहीं जा पाएगा, है ना, तो दिक्कत है। मॉनसून आने से पहले आप नदियों का तलहटी क्लियर नहीं करेंगे, वो आपका बताया फ्लैट रीजन है, इसीलिए समतल मैदान में कोसी बहती है। सही बात ये है। तो समतल मैदान बनता है तो कभी इधर भाग जाती, कभी इधर भाग जाती। अगर उसका रास्ता होता, सिंपल बात आप समझिए कि अगर गहराई से उसका रास्ता बना रहेगा तो उसमें से क्यों नहीं जाएगी ना, रास्ता नहीं बदलेगी, रास्ता नहीं बदलेगी। लेकिन वो ना तो ना वो नेचुरली है और ना हम कर पा रहे हैं। जो मलबा बह के आते हैं रुक जाते हैं, फिर दोबारा पानी आता है तो उसके बगल से रास्ता फिर कहीं से निकल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को आपको, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आपको ये करने में 10 साल भी लग जाए, पर करना पड़ेगा। आज करें आप, 10 साल बाद करें, नहीं करेंगे तो हर साल राहत बांटिए, पेपर में आते रहिए। जनता को समझना जरूरी है सर। हमने देखा अभी फिलहाल में 7,000 करोड़ या आई थिंक 10,000 करोड़ रुपए लगा करके पीएमसीएच के बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें से एक बिल्डिंग एक बार के बारिश में धंस गई। इसमें किसकी गलती है? और वो बिल्डिंग में अगर चालू हालात में थे, उद्घाटन हो चुका था, इनॉग्रेशन हो चुका था, अगर बहुत ज़्यादा लोग होते और कहीं उससे ज़्यादा हादसा हो जाता, बहुत सारे लोग मारे जाते उसमें। तो अब क्या ही कहे। देखिए, हमारे देश में पॉलिसी लेवल पे बहुत ही क्लियरिटी है। मतलब अगर आप कानून देखेंगे, जिसको आप लोग कानून बोलते हैं, पॉलिसी बोल रहे हैं आपको, कैसी बिल्डिंग बननी चाहिए, रहने के लिए अलग गाइडलाइन है, हॉस्पिटल के लिए अलग गाइडलाइन है, स्कूल के लिए अलग गाइडलाइन है कि स्कूल बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे। मतलब पॉलिसी लेवल पे हमारे जो कानून है, हमारी जो क्लियरिटी है, इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखा हुआ है कि उसको अंग्रेज भी पढ़ के शर्मा जाए, इतना बढ़िया लिखा हुआ है ना। लेकिन ट्रांसलेशन नीचे जाते जाते वो तो धरती पे जो हम बना रहे होते हैं, तो होता वही अंत में जो ठेकेदार चाहता है, जो करता है।
लोग कहता है कि सर ठेकेदार जो चाहता वो नहीं होता है, होता वही है जो ठेका दिलवाता है। हाँ मतलब यानी जो भी हमारे हो दोनों भाई ही है ना, तो होता वही है हमारे वो। जो आते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वही पॉलिसी को खराब ढंग से तो इम्प्लीमेंट भी करते वही हैं। बात है कि मतलब वो सही से ट्रांसलेट नहीं होता है। हम्म ऑलरेडी हमारा जो है BIS का कोड है, हम्म बिल्डिंग कोड है, उसमें बताया हुआ है कि इवन ये भी बता, आप सोचिए ये भी बताया हुआ है कि हॉस्पिटल में सीढ़ी कितनी चौड़ी होनी चाहिए, हम्म उसका स्टेप और राइजर कितना होना चाहिए। ऐसा हम्म नहीं है कि कुछ भी बना देंगे आप, हम्म है ना, क्योंकि हॉस्पिटल आपको तब चाहिए जब सब कुछ फेल हो चुका होगा। हम्म उदाहरण के लिए समझिए कि शहर में भूकंप आ गया है, हम्म हजारों लोग इंजर्ड हैं, हम्म तब आपको हॉस्पिटल खड़ा और चालू हालत में चाहिए। पता चला भूकंप का नाम सुन के ही आपका हॉस्पिटल गिर गया, तो बारिश में गिर जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं, तो फिर हॉस्पिटल बनाया ही क्यों था। हम्म हॉस्पिटल को तब खड़ा रहना है जब पूरे शहर में आपदा आ गया, हम्म तब भी खड़ा रहना है उसको, आप ऐसे सोचिए। हम्म तो इसीलिए उसका पूरा गाइडलाइन ही अलग है। लेकिन अब उसमें मैं क्या ही कहूं और क्या ही कमेंट करूं, जब वो बरसात में गिर जा रहा है तो क्या कहें उसको। सर, हम एक बार खान सर को सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो आपदा प्रबंधन का सबसे बेहतर जो तरीका उड़ीसा का सबसे अच्छा है। शायद भारत के बाहर के भी लोग आते हैं वहाँ कुछ सीखने के लिए, तो बिहार को उस तरह का व्यवस्था अपनाने में क्या दिक्कत है? नहीं और देखिए, उड़ीसा का जो है कि वो ये तटीय। बात ये बात सही है आपका। हम्म उसका रीजन है, देखिए, जो सफरर होता है, हम्म मतलब जिसे दर्द होता है, हम्म जिसके घुटने में दर्द है, हम्म उससे पूछिए वो 10 पेन किलर आपको बता देगा, हम्म क्योंकि वो सफर कर रहा हम्म है ना। तो उड़ीसा और बिहार की कहानी ज़्यादा अलग नहीं है। हम्म आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो सुपर साइक्लोन है हम्म उड़ीसा में, तो 1999 में आया था, उसे सुपर साइक्लोन बोलते हैं हम लोग। हम्म मतलब ऐसा साइक्लोन आया था ना हम्म कि ऑफिशियली जो है वो हम्म 9,500 लोग उसमें मर गए थे, और जो अनऑफिशियल डेटा है वो कोई 30,000 लोगों के मरने का हम्म है। तो कितना बड़ा सफर है उड़ीसा। हम्म ये जो बिजली के खंभे लोहे वाले हैं, हम्म वो सुपर साइक्लोन के बाद एक भी सीधे नहीं थे, सारे ही ऐसे हो गए थे, हम्म टेढ़े हो गए थे, या तो उखाड़ के ले गया था साइक्लोन। ये जो बिहार में आपके यहाँ ताड़ का पेड़ होता है, उधर नारियल का भी पेड़ होता है, तटीय वो इलाका। पेड़ आसमान में ऐसे उड़ते हुए गया था, उखड़ के। इतनी खतरनाक। इतनी खतरनाक था, उसका नाम था सुपर साइक्लोन, 1999 में आया था। हम्म तो दर्द हुआ उड़ीसा को, सब कुछ तहस नहस हो गया था। हम्म उड़ीसा है वो पहला राज्य है इस देश में जिसने अपना स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया। पहला भारत से राज्य। पहले। भारत सरकार का तो 2005 में बना, और वो 2000 में ही बना लिया था, सुपर साइक्लोन के बाद ही। हम्म वो डेट मुझे जो है वो 2000 या 2001 है। लेकिन सबसे पहला जो DM एक्ट बना था हम्म और डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बना था, वो उड़ीसा में ही बना था, क्योंकि वो सफर थे। हम्म वो हर साल उनके यहाँ छोटा बड़ा साइक्लोन कुछ ना कुछ अभी भी आते रहता है, हम्म तो उन्होंने बनाया। हम्म और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि स्टेट पे एक स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है, और उसको हेड CM खुद ही करते हैं, मुख्यमंत्री। और फिर उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और उसको हेड DM खुद करते हैं। आपने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सुना है जिसका हेड DM और CM हो? केवल इसलिए क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड है, कि ताकि क्विक अप्रूवल मिले कोई चीज का भी, तो डिसीजन मिले। भाई बाकी चीजों में क्या है, फाइल पे जाएगा, 15 दिन बाद भी जवाब आएगा तो चलेगा, लेकिन इसमें तो 15 सेकंड में जवाब चाहिए। कोई देर नहीं। कोई देर नहीं तो जान चली जाएगी। तो इसलिए उड़ीसा पहले से कर रहा है, वहाँ के कम्युनिटी भी सफर है, तो लोग जुड़ करके उसमें काम करते हैं। और जो दूसरा स्टेट है इस पूरे देश में जिसने अपना डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अपना DM प्लान बनाया, वो बिहार है। दूसरा बनाने के बाद भी आज हम हाँ देखिए वो कुछ है। बेहतर नहीं कर पाए। आपको मैं किसी का मतलब ये नहीं कह सकता कि फला आदमी खराब है,
सिचुएशन हो सकता है। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे पटनायक साहब, नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के, वो डिसास्टर मैनेजमेंट में सबसे काबिल मुख्यमंत्री थे। मुझे कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। अभी रिसेंटली जो बालासोर हुआ था, तो जब मैं वहां गया तो वहां भी आए हुए थे वो, और कोई मीडिया नहीं, कोई खबर नहीं ना, लेकिन वो आए हुए थे, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते। हाँ, आप देखिए क्यों, तो जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही आके खड़ा हो जा रहा हो, एक रेल एक्सीडेंट ही तो था वो। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट है ना, सामने से 2 ट्रेनें लड़ गई थी। तो वो जब मैं वहां पहुंचा था तो पता लगा वो भी आए हुए हैं। हाँ, जो लोग अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो मीडिया से दूर रहते हैं। तो अब वो तो उस पर मैं ज़्यादा तो क्या ही कहूँ। सर, अब हम बात करते हैं बेसिकली आपके किए गए कार्यों के ऊपर। हम जानते हैं आप 750 स्कूलों में लगभग आज के समय में प्राइमरी 7,500, सॉरी सर, 7,500 स्कूलों में आप अब तक वहाँ के रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, और एवरेज मान के चलते हैं हम कि 1,000 अगर एक स्कूल में बच्चे होंगे तो टोटल हो गए 7.5 लाख। तो सर, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप कितना अहम मानते हैं प्राइमरी एजुकेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट को, डीएम को आप कितना अहम मानते हैं कि हाँ ये देना चाहिए? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि हमारी पूरी जो ये देश को चलाने वाले लोग हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहाँ से आता है? स्कूल से। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट सबसे अच्छा डिसास्टर मैनेजमेंट होता है, और हमारे जैसे देश के लिए ये सबसे सूटेबल मॉडल है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं डिसास्टर मैनेजमेंट के, लेकिन हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हम सब मिलके अगर लग जाए तो पहाड़ उठा लें, है ना, इतना पॉपुलेशन है हमारा। तो उसमें से एक कम्युनिटी मैंने ऐसा चुना जिससे कि मुझे जहाँ से निकल करके वो बाकी कम्युनिटियों में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए एक स्कूल को आप प्रशिक्षित करते हैं, बेसिकली हम लोग स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, और उस प्लान का ये एक पार्ट है प्रशिक्षण। मतलब उस प्लान को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, जैसे मैं भी कह रहा था बिहार का, तो अगर आपके पास एक कम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं होगा, है ना, एक प्लान बना लीजिए, उस प्लान में आप जितना आपके पास टाइम है, जितना आपके पास रिसोर्स है, आप काम करते रहिए। जैसे घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, नक्शा पूरा बना लेते हैं आप, है ना, आपके पास पैसा है तो 2 ही कमरा बनाते हैं, फिर कल पैसा होगा फिर 4 कमरा बना लेते हैं। तो वैसे ही प्लान एक पूरा बनाना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पहले हर स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं हम एक एक करके। वही हम 7,500 स्कूलों का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना चुके हैं। यू नेम अ ब्रांड ऑफ अ स्कूल इन इंडिया, दे आर आवर क्लाइंट। ये पॉसिबल है कि हमने सारा नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय है ना, तो उसके शायद कोई 1100 स्कूल है, तो ये पॉसिबल है कि हमने 1100 नहीं किए होंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हमने एक भी नहीं किया होगा। डीपीएस, तो मान लीजिए कि उसके 100 स्कूल है, तो ये पॉसिबल है कि हम 100 नहीं किया होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हमने एक भी नहीं किया होगा। मतलब जितने स्कूलें हैं सब में, हाँ, हम सब तक पहुंच, हाँ, सब तक। और स्कूल वाले भी, जैसे देखिए आपको पता लगा वैसे उनको भी पता लगता है कि ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। अब ये उल्टा है, पहले क्या होता था, हम स्कूलों को अप्रोच करते थे, अब स्कूल वाले, लेकिन अब स्कूल वाले अप्रोच कर रहे हैं। झलवा में एक स्कूल का मैंने आपका एक पोस्ट देख रहा था। हाँ, झालावाड़, राजस्थान में जगह है झालावाड़। हाँ, झालावाड़। वहाँ की क्या थी सर कहानी? कहानी देखिए, वहाँ ये है कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो बड़ा पुरानी थी और डेलिपेटेड, जिसको आप लोग कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण था, जर्जर हालत कह सकते हैं मतलब उसका। और बच्चे उसी में बैठ के पढ़ रहे थे, और एक दिन उसका छत बच्चों के ऊपर ही गिर गया, जिसमें 7-8 बच्चों का डेथ हो गया था, और बाकी के जो क्लास के बच्चे थे 14-15 और वो इंजर्ड हो गए थे। तो जब हम लोग किसी भी स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, अब आप समझिए कि अगर उस स्कूल का हम डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते या बनाए होते, तो हम ये टेस्ट कर लिए होते
उस है ना, बिल्डिंग की स्थिति कि क्या है? उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, हम्म, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। हम्म, और अगर हम वो पहले ही स्कूल मैनेजमेंट को बता देते हम्म, तो स्कूल मैनेजमेंट अपने बीओ को बताता, बीओ वाला अपने डीओ को बताता, है ना, डीओ वाले अपने स्टेट को बताते हम्म, और उस स्कूल को ऑफिशियली उस बिल्डिंग को अबेंडन बिल्डिंग घोषित कर देते। हम्म, अभी अभी भी बहुत सारा बिल्डिंग को अबेंडन घोषित किया जा रहा है उस एक्सीडेंट के बाद। लेकिन अब वही बात है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, वो जब पहले होता तो 7 बच्चे बच गए होते। लेकिन अब तो बाद में जागने का ये है कि चलिए कम से कम आगे ना हो। हम्म। सर, हमको ये कहानी ऐसा जानना चाहेंगे जिसके आप हिस्सा रहे। आप तो बहुत सारे आपदाओं के हिस्सा रहे हैं। जब उसको आप लोगों को रेस्क्यू करने गए हैं और उससे निपटने के लिए आप लोग जब गए, तो कुछ ऐसी घटना जो आप सोचते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इस पे जीत हासिल कर ले, इस घटना पे, इस आपदा पे, फिर आपने कोशिश किया और जीत हासिल होगी। जैसे कि एक घटना था, टनल में मजदूर फंसे हुए थे और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम 19 दिन बाद उन मजदूरों को निकाल ली। तो कुछ ऐसी घटनाओं का सर जो आप हमें बताना चाहें, जिससे हम सभी सीख कुछ ले कि हाँ, अगर इतना समय बाद भी लोग बच सकते हैं, खुद को बचा के रखे, तो बाद में इनको कोई आ सकता है बचाने। देखिए, ये एक मतलब इसे हम लोग लाइफ सेविंग आर्ट बोलते हैं हम्म, कि आप अपने आप को जिंदा रखने का तरीका सीखिए, हम्म, है ना। बड़े बड़े डिसास्टर्स तो अ, मतलब सदियों में, दशकों में एक होता है बड़ा डिसास्टर, हम्म, जिसमें कि 1,000 या 1,500 लोग मरे हैं, हम्म, है ना। हम्म, आप देख लीजिए वैसा डिसास्टर अब नहीं होता है, क्योंकि हम इतने प्रिपेयर्ड है, हम इतनी तैयार कर कर रखा है अब हम लोगों ने अपने आप को। एक कोविड था हाँ, अब कोविड एक तो। पहला बार आया, हाँ। है ना। तो देखिए हम लोग को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर हम प्रिपेयर्ड हो गए। हम्म, जो दूसरा दौर आया हम्म, तो कम हुआ डेथ। हम्म, अब तो हम लोगों ने कोविड को सर्दी खांसी मलेरिया बना रखा हम्म। है ना। आए दिन मिलते रहते हैं आ, इसके हाँ, मरीज। सिम्टम मिलता है लोगों हाँ को, कौन पूछ रहा है। ना। तो क्योंकि अब हम लोग डिसास्टर में क्या है कि एक बार आप अच्छा कम्युनिटी वही है जो जल्दी सीख जाए, है ना। तो हमें समझ, तो मैं यही कहूँगा आपके जो व्यूअर हैं, लिसनर हैं, उन्हें हम्म, कि आप लाइफ सेविंग, हम्म, जैसे स्विमिंग है, हम्म, तो स्विमिंग एक स्किल है। हम्म, स्विमिंग एक स्किल है, आप उसे केवल एक्सरसाइज के हिसाब से मत सोचिए। हम्म, उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गांव का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। हम्म। मैं उसी सुपर साइक्लोन की बात बताता हूँ। सुपर साइक्लोन में उड़ीसा उड़ीसा में, 1999। हाँ, 99 में जब सुपर साइक्लोन आया तो ऑब्वियस सी बात है, जो सी शोर के पास का गांव होगा वो पहले बहेगा। हम्म, तो पूरा गांव दह बह गया, कोई नहीं बचा वहां, हम्म। कोई ठीक सिंगल ना। पर्सन। लेकिन जब तीसरे दिन वहां एनडीआरएफ पहुंची, मतलब एनडीआरएफ तो थी ही नहीं उस समय, है ना। एनडीआरएफ तो डीएम एक्ट आने के बाद, लेकिन जो उस तरह की रिस्पॉन्स एजेंसियां जब पहुंची वहां, तो वहां एक बच्चा एक अमरूद के पेड़ में लिपटा हुआ पाया गया। जैसे छिपकली चिपका हुआ होता है ना, वैसे मंदिर के पास एक अमरूद का पेड़ था, उसमें वो 2 दिन से ऐसे चिपका हुआ था। और केवल जो वर्षा से पानी उसके मुंह पे गया, उसी के भरोसे वो जिंदा रहा। जब उसको 2 दिन बाद उसको जब निकाला गया, तो उसने बताया कि जी हमें इतना ही समझ में आया कि हम इसे पकड़ लेते हैं, और बच गया, है ना। तो आपको ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि एक यहाँ पे मैं आपको शायद पहले भी बताया था, या पता नहीं किसको बताया, जो बहुत लोग भूल जाते हैं। यहाँ दिल्ली में एक 4 फ्लोर का बिल्डिंग कोलैप्स हुआ। तो तीसरे दिन उसके मलबे में से एक टेबल निकला, लोहे का टेबल था, और जो उसका ड्रॉवर खोला तो उसमें से एक 9 महीने की बच्ची जिंदा निकली। तो ये बताने का मतलब आपके व्यूअर के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स करे तो कैसे हम अपने आप को बचाएं। क्योंकि अगर आप जिंदा रह गए तो आपको हम निकाल ही लेंगे, चाहे वो आप 10 फ्लोर के नीचे रहे, और आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई हार्डबोर्ड टेबल है, उसके नीचे छुप जाइए। तो अब कोई मलबा अगर गिरेगा ऊपर से, तो ये ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा।
है ना। इसे हम लाइफ सेविंग ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ लाइफ बोलते हैं, जिंदगी बचाने का त्रिभुज। लोग अब बोलते वो हैं त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बना है आपका, केवल स्पेस नहीं है ये लाइफ सेविंग लाइफ स्पेस से है। ये आपके लिए ऑक्सीजन है। जब इसमें आप फंसे होंगे चारों तरफ से, तो इसमें पॉकेट ऑक्सीजन बचा हुआ है आपके लिए, है ना। अब आपको आराम से वहां पे पड़े रहना है। ज्यादा उधम मचाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगा, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। उसी ऑक्सीजन के भरोसे जिंदा रहना उसी है। ऑक्सीजन के भरोसे आपको बचे पड़े रहना है वहां, ज्यादा उधम मत मचाइए आप। बीच बीच में अगर कुछ कोई चीज से खटखट कर सकते हैं तो करिए, कि ताकि रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां आपको सुन ले, आपको पक्का निकाल लेगा। अदरवाइज ऑल्सो हमारे रिस्पॉन्डिंग एजेंसियों के पास थर्मल इमेजिंग कैमरा है ना, जो बॉडी का हीट से पता लगा लेता है कि यहाँ पे आदमी है, फिर आपको खोद के निकाल लेगा, लेकिन आप जिंदा तो रहिए। हाँ सर, ये बात मेरे मन में ख्याल आता था कि जैसे कि पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई और उस मान लीजिए कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे कोई व्यक्ति बचा हुआ है, तो लोग पता कैसे कर लेते हो? तो हम मशीन से मलबा हटाते हैं तो उस समय भी वो बर्बाद हो सकते हैं, खरोंची आ सकती है। नहीं तो वो हमारे पास अब तो और भी बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट आ गया है। अदरवाइज सबसे पहला तो कैमरा होता है, थर्मल इमेजिंग बोलते हैं उसे। थर्मल इमेज मतलब जैसे जो बाकी चीज, जैसे ये टेबल है तो इसका जो थर्मल मतलब इसको जो कैमरा, इसका टेम्परेचर और मेरे बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, है ना। तो वो उस कैमरे में डिटेक्ट हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे बॉडी है और ये जिंदा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है बॉडी का, है ना। तो फिर उसी हिसाब से वहाँ का मलबा हटाया जाता है और उसको निकाला जाता है। जैसे तैसे नहीं, मतलब हाँ, मतलब आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का एक अहम भूमिका है, जिससे हम इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखिए अब तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब पूरा कैमरा जो है वो पाइप के थ्रू अंदर चला जाता है। फिर अब तो देखिए ड्रोन बेस्ड है, हम दूसरे साइड देख लेते हैं कि उधर क्या हो रहा है। ड्रोन जाता है उस तरफ जाकर के पूरा वीडियो बना करके ले आता है, हम उसे बैठ के देख लेते हैं कि अच्छा उस तरफ क्या हो रहा है ना। कई जैसे वोल्केनो वाला जो साइट है वहाँ पे कौन जाएगा, कोई नहीं जा सकता, पर ड्रोन जा सकता है। पहाड़ के उस साइड है, लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ कौन जाएगा, ड्रोन जा सकता है। वो जाके वहाँ का पूरा वीडियो कैप्चर करके ले आएगा, हम देख लेंगे बैठ के, फिर उसी हिसाब से हम जाएंगे जिससे कि कैजुअल्टी ना हो। नहीं तो पता चला कि जो रिस्पॉन्डर था उसी की कैजुअल्टी हो गई, जो बचाने का। हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो आप जितना जल्दी आप टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर लें उतनी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सर, अगर हम आपदा के अनुसार जितने भी डिजास्टर हैं और उनकी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, बेसिक रूल होती हैं कि आपको भूकंप से बचना है तो मकान भूकंप रोधी बनाइए, अर्थक्वेक उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, कोई डिफेक्ट ना कर सके। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति अवेयर नहीं होते हैं तो आने वाले भविष्य में हम किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए मकान तो चलिए अभी भी मैं मतलब यही कहूँगा कि केवल बड़े शहरों में जहाँ खास करके म्यूनिसिपैलिटी है ना, वहाँ बिल्डिंग का नक्शा पास होता है, मतलब वहाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से मकान बन रहे हैं। और वो भी मैं आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि केवल वो नक्शा पास करवाने तक ही वो लोग उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर उसमें दुनिया भर के तमाम चेंजेस कर देते हैं वो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी है कि जो आपने कहा चुनौतियाँ तो ऐसी हैं कि जिस दिन एक ढंग का काठमांडू टाइप का यहाँ हो गया ना, जिस दिन सब सीख लेंगे, तो बस उसी दिन अभी बात हो रही कि रिस्पॉन्डर मिलेगा, रोने वाला नहीं मिलेगा। दिल्ली ऐसे शहर में अगर एक ढंग का अर्थक्वेक आ गया तो जितनी भी अनऑथराइज बिल्डिंग है जहाँ कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स 2-4 भी अगर कोलैप्स, एम्बुलेंस तो अंदर जा नहीं सकती, फायर टेंडर अंदर जा नहीं सकता, तो जो भी रिस्पॉन्ड होना है हाथ से ही होना है, उसमें टाइम लगेगा, गोल्डन टाइम आपका खत्म हो जाएगा। भाई किसी आदमी को मान लो ब्लीडिंग हो रही है तो कितना देर सरवाइव करेगा वो? कोई आदमी धुआं में फंसा है तो 94 सेकेंड ही तो बच सकता है वो। आप 94 सेकेंड में निकाल नहीं सकते उसको, क्योंकि वो फायर टेंडर अंदर जाएगा ही नहीं गलियों में। वो बेचारा फायर टेंडर यहाँ लगाएगा, यहाँ से वो 1 किलोमीटर तक पाइप डालेगा, तो फिर उसमें पानी जोड़ के ले जाएगा, तब तक अंदर वाला मर ही जाएगा।
तो आपको चुनौतियां तो ये है कि जिस दिन एक ढंग का हो गया उस दिन फिर अदरवाइज हमारे देश में जो आपका फिनेंशियल स्थिति है ना, वो भी डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा कर के रहेंगे। मतलब जो वनरेबल लोग हैं वही गरीब भी है और वही अनअवेयर भी है। हर तरह से कमी उनके हाँ, पास। आप देख लीजिए, आप ही उदाहरण, आप बिहार की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ आप देखिएगा केस में कि जो बाढ़ में किसी का घर बहा है तो ग्राम प्रधान का घर नहीं बहता है, वो गांव का जो सबसे गरीब आदमी होगा उसी का घर बहा हुआ होता है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि उसके पास इतना फंड है नहीं कि गांव के बीच में जमीन खरीद के घर बनाए। तो वो कहीं किनारे विनारे में, वो नदी के किनारे, वो जो सरकारी जमीन है या रिवर बेड का जमीन है उसमें जाके वो घर बना लेता है, क्योंकि पैसा तो है नहीं उसको उधर खरीदने के लिए। तो नदी आएगी तो सबसे पहले डैमेज भी उसी को करेगी। भाई आज आप ऐसे उदाहरण समझिए, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नदी का पानी हमारे घर में घुस गया, है ना। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए कि आपके घर में अभी मैं घुस जाऊं 10 आदमी लेकर के, तो आप क्या करेंगे? आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब आपके पास पूरी ताकत हो जाए। जिस दिन आपके पास 20 आदमी हो तो आप भी डंडा लेके आएंगे। तो ऐसे नदी में भी होता है। आप नदी के रिवर बेड में घुस गए क्योंकि उसमें नदी में पानी है ही नहीं। जिस दिन नदी में पानी आएगा तो अपना रिवर बेड क्लेम करेगी नहीं करेगी? ये मेरा जगह है, ये मेरा जगह है, छोड़िए। तो अब छोड़िए मत, तो घर भी ले जाएगी आप, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। तो उसमें आपको प्रकृति के साथ, भाई रिवर बेड का जमीन है तो उसे रहने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आज नहीं तो कल ठीक है। ठीक हो सकता है कि हम लोग को एक बहुत 2006 की बात है, राजस्थान में एक जगह है, क्या नाम मैं उसका भूल दिया इस समय, वहाँ एक फ्लड आया, ठीक ना, बाड़मेर। बाड़मेर एक जगह है वहाँ 2006 में, जैसलमेर के बगल में। हाँ, बाड़मेर। भारतीय सेना के वहाँ बहुत सारी यूनिटें हैं। हम लोग गए वहाँ बाड़मेर में रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो पता चला कि एक गांव था वो पूरा पानी में डूब गया था। उन लोगों से जब बाढ़ आया तो वहाँ के जो लोग थे वो कितने मतलब भोले होंगे आप सोचिए, कि वो घर में घुस के वो अंदर से छिटकी नहीं लगा लिए पानी से बचने के लिए। फिर गेट खुल नहीं पाया होगा बाद में, उधर से पानी, फिर नेवी वाले डाइव मार करके उनका गेट को ब्लास्ट करके उनकी बॉडी निकाला, है ना। तो अब इस साइकोलॉजी को समझिए। केवल ये केस मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। राजस्थान में वो जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां लोग घर नीचे बनाते हैं। आपके बिहार में घर लोग ऊपर बनाते हैं कि मैं बाढ़ से बचूं। वहां के लोग तूफान से बचने के लिए सैंड ड्यू के चारों तरफ सैंड ड्यू होगा और बीच में घर बनाएंगे नीचे, कि मुझे बालू का तूफान से मेरा घर बचा रहेगा। लेकिन वहां पानी आ गया, वहां कभी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, वहां बाढ़ आ गई। उन्होंने कभी बाढ़ देखा नहीं तो बाढ़ से टोटल अनअवेयर थे कि करना क्या है। वो ऊपर भागने की बजाय चुपचाप घर में भागे, क्योंकि जंगली जानवर जब आता था तो यूज थे, वो घर में जाकर अंदर से कुंडी बंद कर लेते थे। तो सेम काम किया उन्होंने और मर गए। तो अब ये सारी चुनौतियां हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी को आपको अवेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देखो भाई तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आसपास ये हजार्ड है, इससे बचने का ये उपाय है। क्योंकि सारे हजार्ड सब जगह नहीं है ना। जैसे बिहार में अगर फ्लड है, फ्लड का प्रॉब्लम है, तो वहीं देखिए आप नॉर्थ बिहार में फ्लड का, तो साउथ बिहार में ट्राउट का प्रॉब्लम है ना। छत्तीसगढ़ में स्नेक बाइट का प्रॉब्लम है, दिल्ली में स्नेक बाइट का प्रॉब्लम नहीं है। तो हर जगह का अलग अलग हजार्ड है। तो आपको दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे अर्बन फ्लड इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे अर्बन फ्लड का प्रॉब्लम है। शहर का विकास जो है वो कह सकते अनबाउंड है, अनरेगुलेटेड है ना। और जो सीवरेज है वो वही पुराने ज़माने का है, 1980 का है, तो फेल हो जाता है वो। सर,
बिहार में एक जिला है आरा, भोजपुर, और भोजपुर जिला के अंतर्गत गांव आता है चौनिया। वहां भी आया था बाढ़ और पूरी एक गांव, बिल्कुल मतलब गांव पूरा तहस नहस हो गया। तहस नहस इन द सेंस सबकी गांव पूरा बह गया गंगा नदी में। लोग देखते रहे तमाशा बन करके, कोई कुछ नहीं कर पाया। वहां पहले सैंड बैग वगैरह डाले गए थे, लेकिन वो भी बह गया। हमें जहाँ तक लगता है कि उस चीज़ों को बांध के नहीं रखा गया था, या जो भी जाली वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं कमियां रही थी, जिसकी वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया। सर, गंगा 100 साल पहले भी थी, आज भी है, 100 साल बाद भी रहेंगी। इस तरह के डिजास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो गंगा नदी के बिल्कुल तट पे जो गांव है, तटीय इलाकों में जो गांव है गंगा नदी के, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऐसे तो डिसास्टर का मतलब ही होता है ना, कि जो आपने कभी नहीं सोचा वो हो जाए, वो डिसास्टर हम्म है ना। हम्म अगर आपने सोच ही लिया हम्म तो फिर उसकी तैयारी कर ही लेंगे, उसको मैनेज निपट कर ही ही लेंगे लेंगे। हम लोग, है हम्म ना। लेकिन ये है कि इस तरह के जितने भी गांव अभी भी हैं, हम्म जो या तो बिल्कुल नदी के किनारे हैं, हम्म या मैं कहता हूं कि कोई 1-1.5 किलोमीटर भी दूर है, ये तो 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत तो में थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हम्म कि अगर वो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी हैं, हम्म तो इन सभी नदियों के किनारे किनारे हम्म बंधा तो जो सरकार बना रही है वो बना रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फेल कर जाएगा। वो बंधा तभी बचा रहेगा, हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि उसके किनारे किनारे सैकड़ों की संख्या में नहीं, हम्म हजारों की संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप प्लांटेशन कर देंगे हम्म तो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिट्टी बच जाएगी, बहेगी नहीं। जवनिया एक, जड़ पकड़े। हाँ, जवनिया जो है वो एक अलग टाइप का केस है। हम्म बाकी पूरी दुनिया में जो बाढ़ आता है तो पानी में डूब के लोग मरते हैं, हम्म यहाँ पानी में डूबा नहीं। गांव जो है नदी के दूर था, नदी ने क्या किया है, वो मिट्टी को, मतलब ये काटते गए। इरोजन का केस है। सोइल इरोजन, इरोज। हाँ, सॉइल इरोजन का केस है। इस सॉइल इरोजन के केस को तो 100% रोकना चाहिए था। पता प्लांटेशन। नहीं वो गांव वालों ने, वहाँ की कम्युनिटी क्या कर रही थी, और चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे थे, क्योंकि सॉइल इरोजन एक दिन में नहीं होता है। जैसे अर्थक्वेक है कि अभी क्षण में आया क्षण में चला गया, चला गया। ऐसा नहीं होता हम्म है ना। सॉइल इरोजन टेक्स टाइम। तो पता नहीं, मैं मतलब क्या ही कमेंट करूं ऐसे चीज़ों में। लेकिन ये है कि आगे ना हो, उसके लिए ये है कि अगर गंगा के किनारे किनारे, या कोई भी नदी, छोटी चाहे बड़ी नदी है, अगर आप उसके किनारे किनारे प्लांटेशन कर देंगे, बड़े बड़े पेड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे पेड़ लगाइए जिसको कोई ना पूछे, क्योंकि अगर महंगी लकड़ी आप लगा देंगे तो काट के ले जाएंगे। पीपल, बरगद। मान लीजिए आपने सागवान लगा दिया, हम्म तो उसको चोर ले जाएगा काट के। पीपल हिंदू काटते नहीं है। पीपल हिंदू काटेगा नहीं। नहीं नहीं, तो। मैं तो कह रहा हूँ, और झाड़ भाड़ जो होता है ना, हाँ। जिसको कोई ना पूछे, गाय भी ना खाए, वैसा चीज लगाइए आप, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है वो पकड़ में आ जाए, तो सॉइल इरोजन रुक जाएगा। नहीं तो आज जवनिया है, कल कोई और गांव, परसों कोई और गांव, परसों कोई और गांव। तो ये तो मिशन मोड में आपको करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, अभी मानसून खत्म हुआ है, अभी फिर 10 महीने बाद, 12 महीने फिर मानसून है, अगले साल फिर किसी गांव का नंबर होगा। सर, क्या भारत के आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है, जो भी यहाँ की क्राइटेरिया है, जो भी प्रोसीजर है, उसमें कोई कमियां हैं? क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। मैं बेसिकली भारत स्तर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी केरल कर्नाटक डूब जाता है, कभी बिहार डूब जाता है, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी दिल्ली, देखते हैं कि ये है। तो कमियां, तो उसे कैसे दूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मतलब अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं फिर से कहता हूँ कि बाहर बैठ कर के लोग कहते रहते हैं कमियां कमियां। डिसास्टर का मतलब ये व्हाट हैपन अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही नहीं था वो हो गया, है ना। तो जो सोचा ही नहीं था तो उसका तो क्या ही राइज करेगा आदमी। लेकिन ये है कि सिस्टम में जो मेरा अनुभव है उस पर मेरा सबमिशन ये है कि हमारे देश में टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन का मतलब, पहले हमारे यहाँ नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना, मतलब भारत लेवल पे बना, भारत के लेवल पे, देश के लेवल पे, फिर स्टेट का बना, फिर डिस्ट्रिक्ट का बना, है ना। ये मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से उल्टा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट उल्टा मतलब पहले गांवों का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए, हर गांव का, और जब गांवों का बन जाए तो उसको कन्वर्ज करके ब्लॉक का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए।
और जब ब्लॉक का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बन जाए तो उससे डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान सबके बन गए, जैसे बिहार में आपके 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 बन गए, 38 के 38, उनको एक जगह कन्वर्ज करें और स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए, है ना। और सारे ऐसे जो राज्यों का बन जाए उससे हम नेशनल डिसास्टर प्लान बनाए, तो नीचे से आएगा वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा जो है कि डिसास्टर मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ होता है वो हमारे यहाँ कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट नहीं है। हम लोग को कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब जो जहां रह रहा है वहां की जिम्मेवारी उसी को पकड़ाइए, उसी को रिकॉग्नाइज कीजिए। लोकल लोगों के पास बहुत ज्ञान है, वो जानते हैं कि कहाँ से कमी होने वाला है। मैं जो पहला बार 2017 में एक फ्लड, कोसी का फ्लड आया था, तो वो मैं गया वो कोसी का फ्लड देखने के लिए बिहार। तो मुझे वहां पे दिखा कि कुछ घरों पे ना झंडा लगा हुआ था, झंडा। तो एक जगह देखा तो मैं समझा चलो कोई, फिर मैं सब कोई झंडा कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है। तो मुझे पता चला कि वो लोकल वार्निंग था। गांव वालों को इतना ज्ञान था कि मैं लाल झंडा लगा दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां से निकालो, है ना। और अगर वो पीला झंडा लगाए हैं अपने घर पे छप्पर पे तो इसका मतलब है कि देखो भाई अभी ठीक है पर खतरा बढ़ रहा है ना, मतलब होल्ड। और ग्रीन झंडा है मतलब मैं मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो गांव वाले इसे झंडा देख करके, उसके छत का झंडा देख करके वो और दूसरे के बारे में, हालात के बारे में पता लगाते रहते थे। और पूरा गांव में पानी भरा हुआ था, कोसी के क्षेत्र में। हाँ, कोसी में। तो ये देखिए गांव वालों की टेक्नोलॉजी, पैसा भी नहीं लग रहा ना, सब बता भी दी, और सब दूसरे को बता भी रहे हैं इंडिकेट करके आपस में, है ना। तो गांव वालों के पास बहुत ज्ञान है, कम्युनिटी जो है हमारी वो बहुत ज्ञानी है। अब करना क्या है कि हमें उस ज्ञान को, मान लीजिए जो ज्ञान वहां था वही ज्ञान हम दूसरी जगह भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि वो हमारे लिए एक बेस्ट केस था कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट का। तो उसे मैंने किताब में लिखा है, बुक में लिखा है कि ताकि और लोग पढ़ें और उसको यूज करें वो लोग। सर, मेरी आखिरी सवाल है आपसे। आपदा पे तो हमने बहुत चर्चा किया, और आपदा के बाद जो उस जगह के पुनर्निर्माण में बहुत चुनौतियां आती हैं, उस जगह को पुनः वैसा बनाने में किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं लोगों के पास? देखिए मतलब हम लोग डिसास्टर मैनेजमेंट में उसे कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, क्योंकि अगर वो बेहतर होता है ना, तब तो वो बहता ही नहीं या गिरता ही नहीं। भाई कोई चीज अर्थक्वेक में गिर गया है तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ था, तो अगला जो बने उससे बेहतर बने, तभी अगला बार वो सरवाइव करेगा, है ना। तो हम लोगों को ये चाहिए कि पहला बात तो ये है कि जैसा था उससे बेहतर डेवलप करें। अब आपने कहा कि चुनौतियां क्या आएगी, बेहतर बनाएंगे तो आपको फंड ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए ना। ये सिस्टम चलता है पैसे से, फ्यूल जो है वो पैसा है ना। कई बार, हालांकि अब तो हमारे गवर्नमेंट को कभी फंड का इशू नहीं होता है, कहीं पे भी आप देखिए खुले हाथ खर्च करती है गवर्नमेंट, कंपनसेशन भी, चाहे रिहेबिलिटेशन के लिए भी, है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छा फंड आता है। उसमें ऑनरशिप कनेक्ट कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा घर गिर गया तो मेरा ऑनरशिप कनेक्ट करने के लिए मुझसे कह देंगे कि लेट से कि भाई देखिए ऐसा है कि उदाहरण के लिए कि 10 लाख का घर बन रहा है तो 2 लाख आप दे दीजिएगा, बाकी 8 लाख दे करके हम 10 लाख में बढ़िया घर बना देते हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा, है ना। तो ये सब तरीका अपनाया जाता है। चुनौती ये है कि कम्युनिटी जो है वो चेंज पसंद नहीं करती है। चेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई फ्लड प्रोन एरिया में आप थे, फ्लड प्रोन एरिया का मतलब जहां पे कि बार बार आप डूब रहे थे, इस बार तो बही गए, तो जो सरकार कहे कि नहीं आप यहां मत बनाओ, आप वहां बना दो, तो कम्युनिटी उसको रजिस्ट करती है। कम्युनिटी कहेगी नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुआ था, मैं इस घर में
मेरी बहुत सारी यादें यादें हैं। इस आंगन से जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरी गाय यहाँ है, मेरा तुलसी का पौधा यहाँ है ना, मेरे पिंडा जी यहाँ पे हैं, मेरा हर बवा है यहाँ पे। अभी उत्तर काशी में मैंने देखा एक औरत वो अपने तुलसी के प्लांट से लिपट के रोने लगी, तो हम उनका तुलसी का प्लांट भी साथ में ले गए। चलिए, तो ये सब जो चीजें हैं वो रेजिस्टेंस आता है। पर अगर आप कम्युनिटी को मतलब बीच का रास्ता निकालना होता है कम्युनिटी के साथ कि भाई देखिए ये बार बार फिर वन डूबता है। साइडेड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। आप अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप केवल ऑर्डर पास कर देंगे कि नहीं नहीं आपको वहीं रहना है, कोई नहीं जाएगा वहाँ। कुछ उनकी बातें मानकर कुछ अपनी हाँ, मनवा कुछ करके। वही है कि बीच का जो रास्ता है वो आपको समझा करके कि भाई देखिए जो भी आपकी यादें हैं सबको वहाँ शिफ्ट करते हैं। और अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर हैं डिसास्टर मैनेजमेंट में, जो कि हम लोग समझाते हैं लोगों को कि देखिए आप ऐसे कीजिए, अरे आप वहाँ चलेंगे तो वहाँ भी यादें क्रिएट होएंगी। क्या हो गया, गाय माता को भी ले चलते हैं, तुलसी जी को भी ले चलते हैं, आपके साथ ही चलते हैं, है ना, तो फिर मान भी जाते हैं। तो ये चीज़ें बातचीत से हल हो जाती है। सर, बिहार के होने के नाते, और आप मूलतः बिहार के ही हैं, राजगीर एक हिसुआ थाना जो आता है गया और राजगीर के बीच में है। हम ऐसे जगह पे हमारा गांव है कि नदी के इस साइड नवादा है और नदी के इस साइड गया है, और फिर अगर थोड़ा सा मतलब 1-1.5 किलोमीटर और आगे चल जाइए तो नालंदा शुरू हो जाता है। तो आप किस जिले से हैं सर? घर जो है वो नालंदा में, नवादा में है, और खेत जो है वो गया में है। ऐसा है हम, क्योंकि गया को ही बट करके नवादा बना है ना। तो सर हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से आप दिल्ली के 7,500 स्कूलों में इतने बड़े लेवल पर प्रशिक्षित किए, हमारे बिहार के विद्यालयों में इसके प्रति घोर कमी है। घोर मतलब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और आप मूलतः बिहार से आने वाले हैं, तो एक बार कोशिश करिए कि आपकी टीम, हम पूरा सहयोग करेंगे आपको इस क्षेत्र में। आप जैसे बोलिए उस तरह से लगभग हर जिले में मैं मूलतः एनसीसी का हूँ, तो मैं गया में भी रहना हुआ है, राजगीर में भी रहा हूँ कुछ दिनों तक एनसीसी कैंप के दौरान। उसके बाद पटना में 3 साल में ग्रेजुएशन किया। तो बहुत सारे जिला में हमारा भी पहचान परिचय है। तो इस चीज़ को, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रशिक्षण है वहाँ भी प्राइमरी स्कूलों में दिया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे भी अवेयर होकर के, वर्तमान समय की सरकार और पब्लिक दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी वही चूड़ा पसंद है, उनको भी वही दाल नमक तेल जो मिल जाता है आपदा के दौरान वही पसंद है। फिर हर साल बढ़ाता है, फिर वही बांटा जाता है, फिर मीडिया पेपर में आता है। लेकिन जो पीढ़ी आने वाले समय में लीड करेगी उस सोसाइटी को, उस गांव को, उस शहर को, उस बिहार को, उनको ये प्रशिक्षित शुरू से दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी पुस्तकें वहाँ तक भी पहुँचे। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कुछ इसके लिए भी प्लान बनाइए। बेसिकली आप बिहार के लिए कोई प्लान बनाइए जिसमें हम आपका सहयोग करने के लिए और साथ देने के लिए तैयार और तत्पर हैं। नहीं, धन्यवाद आपका। हम तो क्या बिहार, हम तो चाहते हैं कि पूरा देश में ही करें, और उसी इंटेंशन से जोन 4 सॉल्यूशन बनाया गया है। इंटेंशन यही है कि एक दिन हम हर स्कूल तक पहुँचे, हर स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर साइन करके दे, हर स्कूल में इवैक्यूएशन मैप, सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप लगे। वो एक ऐसा मैप होता है, भगवान न करे टचवुड, कि अगर मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग जाता है और धुआं भर जाता है तो वहाँ कुछ नहीं दिखता है अंधेरे में। धुआं दिन में अंधेरा करता है, काला हो जाता है, और आपके पास टाइम जो है वो केवल 94 सेकेंड होता है उस समय। तो अगर आपको इस तरह का सेल्फ ग्लोइंग इवैक्यूएशन मैप, देखिए वहाँ रखा हुआ लग जाए, तो ये अंधेरे में मोबाइल के स्क्रीन की तरह चमकता है। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा चमकेगा। हाँ, उसी टाइप के मटेरियल पे प्रिंटेड है ये। तो ये दोनों पार्टी को फायदा करता है। दो पार्टी कौन, एक जिसको बाहर भागना है, मतलब जो स्कूल के अंदर है, दूसरा वो जो हेल्प करने आएगा, जो रिस्पॉन्डर एजेंसी है, उनको भी पता है कि कौन सी जगह, उनको कैसे पता लगेगा कि कौन सा, कहाँ पे स्टाफ रूम है, कहाँ पे क्लासरूम है, कहाँ पे प्रिंसिपल बैठी होंगी, है ना, उसको कैसे पता लगेगा? वो भगवान थोड़ी रो रहा है। तो ये दोनों पार्टी को फायदा करता है, और उस समय के लिए लाइफ लाइन है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हर स्कूल में ये लगे। पर अब इसमें यह है कि हम जितना
इन्फो दिखा रहे हैं ये करने के लिए, स्कूल वालों को भी बढ़ के सामने आना चाहिए, वो भी कहें कि जी हमारे यहाँ करिए, आइए हम लोग जुड़ करके करें। हमारे लिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली बेस्ड है, थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए भी हमारा शायद वहाँ तक अभी एरिया ऑपरेशन नहीं पहुँचा है, लेकिन ये तय है कि हम वहाँ भी पहुँचेंगे। हमारी टीम धीरे 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 करके बढ़ते जा रही है और इसी कम्युनिटी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ भी पहुँचेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। और अब आप लोग आए, जल्दी पहुँचेंगे। हाँ सर, और एक और बात है सर, 2 साल पहले संस्कृति आईएएस दिल्ली में है, वहाँ आग लगा था और बच्चे अवेयर नहीं थे उसके प्रति, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने मुखर्जी नगर में जो बच्चे आते हैं ना, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य जिलों से भी आते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा रहती है। एक बच्चा ऐसा कूदा कि एसी का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक्सटर्नल को खोपड़ी में लग गया था। वो बहुत दर्दनाक दृश्य था। उसके बाद दृष्टि आईएएस के लाइब्रेरी और क्लासरूम में पानी भर गया अचानक, और किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। 2-3 लोग डेथ कर गए, 2-3 छात्र। और फिर उसी तरह से ये कोचिंग संचालन किए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई सरकार को नियम और तरीका बना करके, लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, पॉलिसी पास हो जाता है। अब देखिए, वो तो क्या ही कहें। देखिए, मैं कहा कि पॉलिसी है, पॉलिसी इतना बढ़िया है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो अपेक्स बॉडी है डिसास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका एक गाइडलाइन है, स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन। ऐसे गाइडलाइन उनके और भी है 31, लेकिन स्कूल सेफ्टी जो है वो मैंडेटरी है। स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है कि नहीं, इसको तो आपको लागू करना ही करना है। हालांकि उस समय स्कूल के लिए ही कहा था। मैं कहता हूँ उसी स्कूल को कॉलेज में भी लगाइए, उसी स्कूल को कोचिंग सेंटर। भाई, स्कूल के बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं वहाँ भी, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ये जितने कोचिंग सेंटर है उनमें भी उसको लागू करना चाहिए। आप जो डीएम एक्ट है बहुत ही पावरफुल एक्ट है। अब आपने बात कही है तो मैं आपको बताता हूँ। जो राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की जो आईएएस एस्पिरेंट्स की डेथ हुई थी, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा। आप सोचिए कितने पावरफुल लोग होंगे, है ना, कि जो आईएएस ही पढ़ा के बना रहे हैं। उनके मोबाइल में कम से कम 100 तो डायरेक्ट आईएएस का नंबर था जिसको वो फोन कर सकते थे, उनके ओनर्स। उसके बाद भी 5 महीना जेल रह के आए वो। क्यों? क्योंकि डीएम एक्ट बहुत ही पावरफुल एक्ट है। कोविड में जो सारा आप देखते थे कि जो स्टेट और कंट्री लॉकडाउन लगता था, बंद किया, वो डीएम एक्ट के थ्रू ही बंद किया जाता था। बहुत ही पावरफुल एक्ट है। तीसरा क्या है, डीएम एक्ट पे काम करने के लिए लॉयर नहीं है। जैसे कोई मान लिया क्राइम आपने कर दिया है, गलती से हो गई, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वकील आपको मिल जाएगा। देख रहे होंगे आप, है ना, इतने नामी नामी वकील हैं, लेकिन डीएम एक्ट के वकील नहीं है। क्यों नहीं है? कि बाजार बिजनेस नहीं है भाई। घटनाएं कम होती है तो कौन अपना करियर इसमें लगाए, है ना। वकील नहीं मिलेगा आपको। तो बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने स्कूल का, कॉलेज का, होटल का, हॉस्पिटल का, कोचिंग का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान एक क्वालिफाइड आपदा प्रबंधक से बना करके लागू कीजिए। ये वैसे ही समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, है ना, और एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है ना, तो पुलिस आएगी। पुलिस आते सबसे पहला चीज जो पूछेगी आपसे, वो पूछेगी डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, देन देयर इज ए केस ऑफ निग्लिजेंस, है ना, कि भाई गलती से हो गया है, बंदा ट्रेंड है ना। और फिर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है कि भाई जिसको चोट लगा है उसको कुछ कंपनसेशन मिल जाए, उसका इलाज हो जाए। यही तो होता है, और क्या होता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास डीएल ना हो और एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको क्रिमिनल केस में डाला जाएगा कि आपके पास डीएल नहीं था, मतलब आप ट्रेंड नहीं थे और आप आप कार चला रहे थे, इट्स ए क्राइम, तो आप पे मुकदमा चलाएंगे लोग, है ना। वैसे ही है, टचवुड भगवान न करे कि कल किसी स्कूल में, कॉलेज में कुछ बच्चों की अगर मौत हो गई डिसास्टर की वजह से, तो वहां का पहले केवल पुलिस आती थी, अब एसडीएम साहब भी आते हैं डीएम एक्ट आने के बाद। वो छूटते ही आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा डीएम प्लान है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। शायद पुलिस
पुलिस केस तो बाद में होगा, पर एसडीएम साहब जरूर आपको बुक कर देंगे डीएम एक्ट में, अब वकील नहीं मिलेगा आपको, जैसे राव कोचिंग सेंटर वालों को नहीं मिला था, है ना। तो हम लोगों को, चलिए वो तो लीगल एस्पेक्ट है, ऐसे भी सबको, हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को, सबको चाहिए कि अपने स्कूल का, कॉलेज का, होटल का, हॉस्पिटल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए और बिल्कुल ईमानदारी से, रिलीजियसली साल में कम से कम 4 बार उसको टेस्ट करे, मॉक ड्रिल करे। अच्छा, एक बार और मज़ेदार बात बताता हूँ, आप किसी भी स्कूल को, होटल को, हॉस्पिटल को पूछिए, भाई मॉक ड्रिल करते हो? बोलेगा हाँ करता हूँ ना, है ना। फिर पूछो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान है? बोलेगा नहीं। अब मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल होता है टेस्टिंग ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान। जो आपने प्लान बनाया है उसका टेस्ट, उसी को टेस्ट करने को मॉक ड्रिल कहते हैं टेक्निकली, है ना। तो उसके पास प्लान ही नहीं था, तो मॉक ड्रिल क्या कर रहा था? तो कुछ कर रहा हो तो वो आग जला करके उसको बुझा लेगा, इसको डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। फायर की ट्रेनिंग नहीं होती है और बोले जी मॉक ड्रिल करते हैं हम, है ना। तो अभी बहुत सारा गैप है हमारी कम्युनिटी में, इसे हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाएं कि भाई देखिए, कुछ लोग जानबूझ करके और कुछ लोग अनजाने भी, है ना। लेकिन क्या है कि कानून आपको छूट नहीं देता कि अनजाने में भी आप गलती करें, कानून आपको छूट देगा नहीं। और गलती से आप किसी दिन फंस गए तो नाप दिए जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ना। अभी आपने बताया जवानिया गंगा से 1.5 किलोमीटर दूर थी, वहां भी आ गई। तो बेहतर है तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए। बी रेडी स्टे सेफ। स्टे सेफ। आपकी एक बुक भी है, बी रेडी स्टे सेफ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिए और हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को लेकर के आगे अपने समाज में और अपने लोगों के बीच, अपने छात्रों के बीच इस बात को बढ़ावा दें और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो कुछ भी वो सीख पाए उन्हें सिखाने की कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।